वेलकम टू द ग्रेविटी क्लासेस। जैसे कि आपको पता है कि आज आपका आईसीएससी क्लास 10th का फिजिक्स का एग्ज़ाम था और 40 मार्क्स का पेपर आया है आपका और काफ़ी इजी पेपर था। आप सभी लोगों ने दिया है तो काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे जो 40 आउट ऑफ 40 इसमें लेकर आ रहे होंगे। चलिए हम लोग जल्दी से इसका एक सोल्यूशन देखते हैं कि क्या जो क्वेश्चंस आए थे उनको हम कैसे सॉल्व करना चाहिए था, उसकी तरीका क्या होना चाहिए था हमारा। और जो भी क्वेश्चन किसी बच्चे के अगर गलत हुए हैं या अगर किसी ने कोई तुक्के लगाए हैं तो वो भी देख ले कि वो एक्चुअल सोल्यूशन क्या था क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। जैसे पहला क्वेश्चन था, द डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय एन इक्विलेटरल प्रिज्म डज नॉट डिपेंड ऑन। बहुत आसान क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन काफी आसान है। देखिए पहला आपको ऑप्शन, पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस पर डिपेंड नहीं करता? बिल्कुल करता है, ठीक है। दूसरा बोल रहा है द साइज ऑफ द प्रिज्म, हाँ साइज ऑफ द प्रिज्म पर डिपेंड नहीं करता है। और देख लेते हैं मटेरियल ऑफ द प्रिज्म, हाँ करता है। कलर ऑफ लाइट यूज्ड, बिल्कुल करता है, ठीक है। तो इसका आंसर तो बहुत ही आसान था, शायद ही किसी बच्चे का एक गलत हुआ हो, सभी ने सही कर दिया होगा इसको। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.4, इट मीन्स दैट। देखिए आपको अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बढ़ने से क्या मतलब होता है, क्या चीज़ें हैं जो कम हो जाती हैं, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन पढ़कर ही दे देंगे, कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है इसमें आपको। तो पहला पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है? पहला ऑप्शन बोल रहा है द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज इक्वल टू 1/2.4 टाइम्स द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। इसका मतलब ये है कि स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में डायमंड से कम होती है। ये तो मतलब दिख रहा है कि एब्सर्ड है, बिल्कुल भी ये सही नहीं हो सकता है। काट दीजिए इसको, स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में सबसे ज्यादा होती है। फिर दूसरा ऑप्शन बोल रहा है आपसे कि द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इज 2.4 टाइम्स द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ठीक है, ये देखिए बिल्कुल सेम स्टेटमेंट है, बस थोड़ा सा घुमा के लिख दिया गया है। ये इसका मतलब भी यही है कि स्पीड ऑफ लाइट डायमंड में ज्यादा होती है वैक्यूम से, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए थर्ड क्या बोल रहा है, सी ऑप्शन कह रहा है द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 2.4 टाइम्स द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। बिल्कुल सही बात है। स्पीड ऑफ लाइट जो आपकी वैक्यूम में होती है वो डायमंड से कितनी ज्यादा है, 1 टाइम्स, 2 टाइम्स या 2.4 टाइम्स? तो 2.4 टाइम्स ज्यादा होती है। तो आपका सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। डी ऑप्शन क्या कह रहा था? द वेवलेंथ ऑफ लाइट, द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन डायमंड इज 2.4 टाइम्स द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वैक्यूम। आपको पता है वेवलेंथ ऑफ लाइट और वेलोसिटी ऑफ लाइट दोनों डायरेक्टली रिलेटेड है। तो डायरेक्टली रिलेटेड है तो फिर अगर वेलोसिटी ज्यादा है किसी मीडियम में तो उसी मीडियम में रेस्पेक्टिव जो वेवलेंथ होगी वो भी ज्यादा होगी, ऑब्वियस है। डी भी गलत है आपका। आगे आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा था? एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 10 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव लेंस। ठीक है, कॉन्केव लेंस के सामने एक ऑब्जेक्ट रखा है आपने जिसकी हाइट 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। उसकी फोकल लेंथ भी दी है 20 सेंटीमीटर है और डिस्टेंस भी दी है 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। ठीक है, उसको कितना दूर रखा है और कितनी हाइट का है दोनों दिया हुआ है। कह रहा है इज इट पॉसिबल टू कैप्चर दिस इमेज ऑन ए स्क्रीन। कितना आसान है, मतलब आपको पता है कि कॉन्केव लेंस आप स्क्रीन पे कैप्चर नहीं होती है, उससे जो इमेज होती है वर्चुअली होती है। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। यस वाले तो सारे गलत हैं, यस तो नहीं हो सकता। फिर नो वाले दो दे रखे हैं, देखते हैं क्या है। नो एज द इमेज फाउंड विल बी वर्चुअल, बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। नो एज द इमेज फाउंड विल बी इन्वर्टेड, इन्वर्टेड तो रियल होती है, तो ये तो हो नहीं सकता आपका, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे चलते हैं हम लोग फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है अ रे ऑफ लाइट आई एम इज इंसिडेंट ऑन अ ग्लास स्लैब। ठीक है, ग्लास स्लैब क्या है? ये ग्लास स्लैब आपको दे रखी है ए बी सी डी। द इमरजेंट रे फॉर दिस इंसिडेंट रे, देखिए इमरजेंट रे कैसे बनती है आपको सिंपल पता है कि वो ग्लास स्लैब में क्या होता है, ये रे ऐसे जाएगी, ठीक है, और फिर ये कुछ इस तरह से निकलती है। ठीक है, इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे दोनों पैरेलल होती हैं। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं कौन सी रे हो सकती है। ठीक है, एक है एन आर। ठीक है, एन आर तो बहुत ज्यादा डेविएट हो रही है और ये देखिए इससे बिल्कुल ही पैरेलल नहीं है। रे भी आपके सामने बनी हुई है, ये जो रे है डैश डैश करके एस तक बनी है, इसके जो भी रे पैरेलल होगी वही आपका आंसर है। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि एन क्यू जो रे है, एन क्यू यही इसके पैरेलल है, तो आंसर हो जाएगा एन क्यू। ठीक है, आगे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है द कलर ऑफ व्हाइट लाइट विच इज डेविएटेड लीस्ट बाय अ प्रिज्म। आपको पता है कि सबसे कम डेविएशन किसका होता है? रेड का होता है। वेब व्यूअर में आप देखते हैं कि वॉयलेट का सबसे ज्यादा है और उसके बाद सबसे कम कौन है आपकी? रेड है, तो आंसर हो जाएगा आपका रेड। अभी तक तो क्वेश्चन काफी आसान है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है द वेवलेंथ रेंज ऑफ विजिबल लाइट, पता है आपको दोनों में, नैनोमीटर में भी। नैनोमीटर में क्या होता है? 400 से 800 होता है और एंगस्ट्रॉम में होता है तो 4000 से 8000 हो जाता है। तो यहाँ पे सारे नैनोमीटर में ही आंसर दे रखे हैं, तो आपको डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
7, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है ऑब्जर्व द डायग्राम विच शोज द पाथ ऑफ एन इंसिडेंट रे थ्रू एन ऑप्टिकल प्लेन एल एल। ये एक ऑप्टिकल प्लेन आपको दे रखा है, यहाँ पे देखिएगा, ये आपका ऑप्टिकल प्लेन आपको दे रखा है और लेंस अभी नहीं बताया है कि कैसा है। फोकल लेंथ दे रखी है 20, यानी फोकल लेंथ आपकी है ये 20 है, ठीक है। अब कह रहा है कि सबसे पहला ऑप्शन क्वेश्चन ये पूछ रहा है इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ दिस लेंस। अगर ऑब्जेक्ट को हम 30 सेंटीमीटर पे रखते हैं, 30 सेंटीमीटर का मतलब ये है कि टू एफ एंड एफ के बीच में यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा, तो क्या होगा? इमेज विल बी वर्चुअल, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पे देखिए जो रे आ रही है इसके ऊपर पैरेलल इंसिडेंट हो रही है और उसके बाद यहाँ पे रेस देखिए कन्वर्ज होती दिख रही है आपको, ठीक है। ये वाला देखिए, ये रे देखिए कन्वर्ज हो रही है, ठीक है। नॉर्मली रे ऐसे जाती, लेकिन रे क्या हो गई, ये देखिए, तो कन्वर्ज हो गई है। तो कौन सा लेंस है जो कन्वर्ज करता है, आपको पता है, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो लेंस तो कॉन्वेक्स हो गया, कंफर्म है। अब पूछ रहे हैं कि अगर हम ऑब्जेक्ट को 2f और f के बीच में रखते हैं तो इमेज कहाँ बनती है? तो हम जानते हैं 2n और f के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा तो इमेज कहाँ चली जाएगी? इमेज आपकी बियॉन्ड 2f चली जाती है, ठीक है। और इन्वर्टेड होती है, रियल होती है। तो बोल रहे हैं इमेज विल बी वर्चुअल, गलत है। इमेज विल बी डिमिनिश्ड एंड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड होती है और एनलार्ज होती है, ठीक है, बड़ी बनती है आपकी, तो ये भी गलत हो गया। द इमेज विल बी डिमिनिश्ड, ये भी गलत है। ये बोल रहे हैं द इमेज विल बी रियल एंड मैग्नीफाइड, बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। मैग्नीफाइड बोलिए, एनलार्ज बोलिए, बड़ी बनती है। आगे चलते हैं, तो इसका आंसर हो गया आपका डी, ठीक है। दिस टाइप ऑफ लेंस कैन बी यूज्ड। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन तो ये तो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन जनरल नॉलेज जिन बच्चों ने भी पढ़ा होगा इसको डेप्थ में, तो जनरल नॉलेज के लिए हमको ह्यूमन आई वाला जो चैप्टर है वो तो सीबीएसई बोर्ड में वैसे दे रखा है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो जनरल नॉलेज के लिए हमें पता होनी चाहिए। वैसे तो इसका जो 1 मार्क है वो तो आईसीएसई बोर्ड को ऐसा चाहिए कि सबको देना चाहिए, क्योंकि ये तो आपने सिलेबस में ही नहीं दे रखा है, तो आप पूछ नहीं सकते क्वेश्चन। कोई बच्चा अगर अपने आप से पढ़ लेता है तो दैट इज़ द अदर थिंग, ठीक है। लेकिन आप इस बेसिस पे आप किसी को जज नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी बच्चों को इसके बारे में पता रहता है, ठीक है। तो क्या होगा, देखिए पूछ रहे हैं डाइवर्ज लाइट, ये तो गलत हो गया। डाइवर्ज तो नहीं करता है, तो कन्वर्ज करता है। इन फ्रंट ऑफ द डोर पीप होल्स, डोर पीप होल्स जो होते हैं उसमें आपका कॉनकेव लेंस यूज किया जाता है, ठीक है। तो अब हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया, इन दोनों में से कुछ हो सकता है। अब देखिए मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया में होता क्या है, यहाँ पे जैसे ये आई है आपकी, ठीक है, ये आई हो गई आपकी। और आई में क्या होता है कि कभी कभी मतलब दो तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं कि लाइट रे जो आ रही है बाहर से, जो लाइट रे बाहर से आ रही है आंख के ऊपर गिर रही है, तो अगर आप प्रॉपरली उसकी इमेज को देखना चाहते हैं क्लियरली, तो उसके लिए जरूरी है कि जो ये लाइट रेज हैं ये रेटिना पे कन्वर्ज हो, यानी फाइनली ये कहाँ मीट करें, रेटिना पे। लेकिन जब ये रेटिना पे ना मिलकर कहीं और मिल जाती हैं, ठीक है, आगे या पीछे, दोनों पॉइंट पे कन्वर्ज हो सकती है। हो सकता है ये यहीं पे कन्वर्ज हो जाए कभी, ठीक है, और कभी ऐसा होता है कि ये रेटिना को क्रॉस करते हुए पीछे मिलती हैं जाके। तो यही दोनों कंडीशन में हमारी आई में डिफेक्ट्स क्रिएट होते हैं, क्लियर है। अब देखिए बहुत ऑब्वियस है, अगर आगे मिल रही हैं तो इसका क्या मतलब है, यानी पहले ही कन्वर्ज हो जा रही है, तो इसका सिंपल मतलब ये है कि हमारे लेंस जो आई के अंदर जो लेंस लगा हुआ है उसकी कन्वर्जिंग पावर बढ़ गई है, ऑब्वियस सी बात है। इसीलिए वो ज्यादा कन्वर्ज कर रहा है, तो वो पहले ही रेटिना से पहले ही उनको कन्वर्ज करा दे रहा है। और अगर पीछे मिल रही है, ऐसा कोई आई में डिफेक्ट है, अगर पीछे मिल रही है तो इसका मतलब क्या है, इसका सिंपल मतलब ये है कि उसकी जो कन्वर्जिंग पावर है वो क्या हो गई है, वो कम हो गई है। इसीलिए वो रेटिना पे भी कन्वर्ज नहीं हो पा रहा है, तो और पीछे जाके मिल रही है रे। तो अब देखिए आपको पता है कि कॉन्वेक्स लेंस, ये कह रहे हैं कि कॉन्वेक्स लेंस को इन दोनों में से कौन से डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। अगर रे आगे मिल रही हैं आकर, खुद ही सोचिए, तो ऑलरेडी आपके लेंस की जो कन्वर्जिंग पावर है वो बढ़ी हुई है, ऑलरेडी बढ़ी हुई है। ऑलरेडी अगर बढ़ी हुई है तो आप वहां पे अगर आप कॉन्वेक्स लेंस का चश्मा पहनेंगे तो वो और आगे कन्वर्ज कर देगा। तो ये वाला डिफेक्ट तो करेक्ट करने के लिए हम नहीं यूज करेंगे। और ये डिफेक्ट जो होता है, ऐसे डिफेक्ट को हम कैसे करेक्ट करेंगे, अगर किसी लेंस की कन्वर्जिंग पावर बढ़ गई है तो वहां पे फिर हमें डाइवर्जिंग लेंस यूज करना पड़ता है ना, यानी कॉनकेव लेंस यूज करना पड़ेगा। और इस अगर पीछे, और इसको क्या बोलते हैं, इस डिफेक्ट को बोलते हैं मायोपिया, ठीक है, इसको बोलते हैं मायोपिया। तो ये मायोपिया है, यानी जब कन्वर्जिंग पावर हमारे लेंस की बढ़ जाती है तो फिर हम एक डाइवर्जिंग लेंस यूज करते हैं जो रेस को थोड़ा डाइवर्ज करके भेजे, ताकि वो पीछे रेटिना पे इजिली मीट कर जाए। तो ये वाली जो बीमारी है उसको बोलते हैं, डिफेक्ट है उसको बोलते हैं मायोपिया। तो मायोपिया में हम कॉनकेव लेंस को यूज करते हैं, कॉन्वेक्स को यूज नहीं करते हैं। तो मायोपिया तो आंसर नहीं हो सकता। तो देखिए ऑप्शन बचा आपके पास हाइपरमेट्रोपिया, तो जो दूसरी वाली डिफेक्ट होती है आंख में, यानी जब आंख की कन्वर्जिंग पावर कम हो जाती है तो फिर उसको बढ़ाने के लिए एक एडिशनल कन्वर्जिंग लेंस आप यूज करते हैं,
ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं ताकि इसकी कन्वर्जिंग पावर को बढ़ाया जाए, तो रेज जो आगे जाकर मिल रही हैं वो कहाँ मिल जाए, थोड़ा पहले ही रेटिना पे मिल जाए। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए थर्ड क्या बोल रहा है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ दिस लेंस एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर। ठीक है, यही लेंस पे रखा हुआ है। देखिए अब रे डायग्राम का पावर देखिए। अब रे डायग्राम अगर आपको आता है तो कितनी जल्दी आप आंसर निकाल सकते हैं बगैर कोई फॉर्मूला लगाए हुए। ठीक है, सिर्फ कॉमन सेंस और लॉजिक को यूज करके। अब देखिए ये क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे अभी इन्होंने आपको क्या दे रखा था, इसमें 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ दे रखी थी, तो ये एफ हो गया, ये 20 होगी। आपको पता अगर ये 20 है तो 2f तक कितनी होगी, 40 होगी टोटल। तो जो ऑब्जेक्ट रखा है वो 60 पे रखा है, यानी बियॉन्ड 2f रखा है। क्लियर है? अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f रखा है तो आपको पता है कि जो इमेज बनेगी वो एफ एंड 2f के बीच में बनेगी। एफ एंड टू एफ का मतलब ये है कि 40 से कम ही होगा, उसकी जो डिस्टेंस होगी वो 40 से कम आएगी। और राइट साइड पे है तो पॉजिटिव होगी, लेस देन 40 होगी। क्लियर है? लेस देन 40 होगी और ग्रेटर देन, यहाँ पे देखिए ग्रेटर देन क्या होगी, ये वाली डिस्टेंस 20 है ना, तो एफ से भी छोटी नहीं बन जाएगी, तो ग्रेटर देन 20। 40 और 20 के बीच में प्लस साइन के साथ कौन सा ऑप्शन दे रखा है, ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, यही हो सकता है, सिर्फ माइनस में बनेगी नहीं। 15 हो नहीं सकती, 20 से बड़ी होनी चाहिए। तो आपने कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, आप सिर्फ रे डायग्राम को अच्छे से एनालाइज करिए और डायरेक्ट आपने आंसर निकाल दिया। आगे चलते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ दिस लेंस एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर, देन द मैग्निफिकेशन। देखिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लेंस के केस में क्या होता है, वी अपॉन यू होता है। अब आप देख रहे हैं कि v, यहाँ पे देखिए मैग्निफिकेशन, सबसे पहले देखिए जब एफ एंड टू एफ के बीच में इमेज बनती है तो क्या होता है, मैग्निफिकेशन 1 से छोटा होगा, क्योंकि इमेज छोटी बन रही है ऑब्जेक्ट से, तो 1 से छोटा होगा। अब साइन देखना है हमें, 1 से छोटा होगा, साइन कैसा होगा। अब देखिए u तो इसमें नेगेटिव ही रहेगा और v आपको भी देखा हमने कि पॉजिटिव, यानी अल्टीमेटली आंसर कैसा आएगा, नेगेटिव में आएगा। और नेगेटिव में सिर्फ एक ही ऑप्शन दे रखा है और 1 से छोटा भी है। तो यहाँ पे भी आप अपना कॉमन सेंस लॉजिक यूज करिए और आंसर निकाल दीजिए। ये देखिए द रिलेशन बिटवीन सीजीएस एंड एसआई यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, ठीक है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो ये तो सबको वैसे डायरेक्ट ही याद होगा। तो फोर्स इसका क्या होता है, 10⁵ न्यूटन। ठीक है, इंटू ये क्या हो गया, 10⁵ मीटर में अगर ले रहे हैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, ये हो जाएगा 10⁵ डाइन। ठीक है, 1 न्यूटन क्या होता है, 10⁵ डाइन। और उसके साथ आप 10⁵ को मल्टीप्लाई कराएंगे क्योंकि डिस्टेंस भी है, तो अल्टीमेटली दे देगा 10⁵ डाइन सेंटीमीटर। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका, ये आंसर हो गया सी ऑप्शन। वैसे ये डायरेक्ट याद होगा कई बच्चों को। अगला पूछ रहा है, पुली रेजेज अ लोड अपवर्ड अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, देन द वर्क डन बाय द लोड इज। अब देखिए पुली ऊपर उठा रहा है, ठीक है, और फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहाँ लग रहा है, नीचे लग रहा है। साफ साफ दिख रहा है 180 का एंगल बन रहा है। 180 का एंगल बनता है तो हमेशा वर्क डन क्या आता है, नेगेटिव आता है। ठीक है, एफ डी कॉस थीटा में कॉस 180 माइनस में रखेंगे -1, तो नेगेटिव आंसर आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नेगेटिव वर्क। आगे चलते, क्वेश्चन नंबर 10, द एनर्जी चेंज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। देखिए फोटोसिंथेसिस में लाइट एनर्जी तो आती ही है, तो सबसे पहले लाइट एनर्जी एक ही ऑप्शन वैसे दे रखी थी, और लाइट के बाद फिर क्या होता है, पूरा केमिकल रिएक्शंस होती है अंदर, तो केमिकल में चेंज होती है, तो बी ऑप्शन हो गया आपका। द डायग्राम बिलो शोज द बैलेंस पोजीशन ऑफ अ मीटर स्केल। मीटर स्केल अभी बैलेंस्ड है 40 पे, 40 पे बैलेंस्ड है। इसका मतलब ये है कि 0 से 40 के बीच का जो स्केल है उसका वेट और 40 से 100 के बीच वाले का वेट, दोनों का वेट बराबर है अभी। ठीक है, अब देखिए ये क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं इसमें से कौन सा, अगर हम इसको 50 पे खिसका देते हैं, फलक्रम को थोड़ा सा 50 पे शिफ्ट कर देते हैं, तो कौन सी पोजीशन बिल्कुल सही होगी। अब आप खुद सोचिए, दोनों का वेट अगर बराबर है, तो अगर आपने फलक्रम को थोड़ा सा राइट साइड पे खिसकाया, राइट साइड पे आपने खिसकाया, तो अभी अगर वेट बराबर है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसकी ज्यादा हो जाएगी, लेफ्ट वाले की। तो लेफ्ट वाले की अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी तो टॉर्क, अल्टीमेटली टॉर्क किसका ज्यादा होगा, अभी अगर वेट बराबर है तो टॉर्क इसका ज्यादा हो जाएगा, लेफ्ट वाले का। तो लेफ्ट वाले का ज्यादा होगा तो लेफ्ट वाला थोड़ा सा लेफ्ट साइड में झुक जाएगा। तो कौन सा है, किस में झुका हुआ है, आप देखिए 50 पे रखा हुआ है, पहला ही ऑप्शन सही है, बाकी कोई मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, अ स्टोन टाइड एट द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग इज ड्रिल्ड बाय हैंड इन अ हॉरिजॉन्टल सर्किल विद यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन आ गया। नेम द फोर्स रिक्वायर्ड फॉर दिस सर्कुलर मोशन। आप सब जानते हैं इसके बारे में अच्छे से। ठीक है, शायद ही किसी का गलत हुआ होगा। ये स्टोन है, ये स्टोन की डायरेक्शन रहेगी, और स्टोन किसकी वजह से मजबूर है सर्कुलर मोशन करने के लिए, कौन मजबूर कर रहा है, वो कर रहा है सेंटर की तरफ लगने वाला सेंटर सीकिंग फोर्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, आगे चलते हैं। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द अबव मेंशन्ड फोर्स। सेंटर सीकिंग है तो सेंटर की तरफ होगा, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ, ये ऑप्शन हो गया। 13 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, अ बॉडी ऑफ मास 200 ग्राम फॉल्स फ्रीली फ्रॉम द हाइट 15 मीटर। ठीक है,
एक बॉडी है जो ऊपर से नीचे आ रही है, 15 मीटर की हाइट से नीचे आ रही है, ये हाइट है आपकी 15 मीटर, ठीक है। तो कह रहे हैं कि जब वो 10 मीटर पे पहुंचती है, यानी ऊपर से 5 मीटर नीचे गिरी और यहाँ से यहाँ तक अभी भी उसकी डिस्टेंस कितनी है, 10 मीटर है, तो बताइए कि पोटेंशियल एनर्जी उसके पास कितनी होगी। तो बहुत आसान है, एमजीएच से डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 200 ग्राम है, तो 200 डिवाइडेड बाई 1000, ये ध्यान रखना है बस, यहाँ पे यही कन्वर्जन करना था आपको। और हाइट 10 लेनी है आपको, ठीक है। तो ये दो जीरो कैंसिल हो गए, तो आपको दिख रहा है 20 जूल आपका आंसर आ गया। तो यहाँ कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी उसके पास, 20 जूल पोटेंशियल एनर्जी होगी। क्लियर, आसान था क्वेश्चन, आसानी से आप इसको कर सकते थे। आगे चलते हैं, कह रहा था गेन इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी व्हेन इट रीचेस 10 मीटर अबव द ग्राउंड, ठीक है। गेन इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। अब ऑब्वियस सी बात है, जितनी पोटेंशियल एनर्जी में लॉस आएगा वही काइनेटिक एनर्जी में गेन कहलाएगा, ठीक है। अल्टीमेटली तो आपकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी तो कंजर्व रहनी है। तो अब हमने देखा कि यहाँ तक तो जो एनर्जी है वो 20 जूल है, तो अगर हमें टोटल एनर्जी पता चले तो यहाँ की निकल आएगी आराम से। और जितना लॉस यहाँ पे हो रहा होगा पोटेंशियल एनर्जी में, वही काइनेटिक एनर्जी में गेन होगा। तो 10 मीटर हाइट पे हमें पता है 20 जूल है, तो 15 मीटर हाइट पे कितनी होगी, तो इसी में आप रख दीजिए। तो ये कितना था, 200/1000, तो 1/5 हो जाएगा, इंटू 15 इंटू 10, ये देखिए आपका 30 जूल। इसका मतलब टोटल एनर्जी 30 जूल थी। तो यहाँ 10 मीटर तक आकर 20 बची, तो इसका मतलब कितना लॉस किया, 10 जूल का लॉस हुआ है। तो आंसर हो जाएगा आपका 10 जूल। आसान क्वेश्चन था। द टोटल मैकेनिकल एनर्जी इट विल possess व्हेन इट इज जस्ट अबाउट टू स्ट्राइक द ग्राउंड, आपको बताया कि कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगेगा, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी विल ऑलवेज बी 30 जूल, ठीक है, उसमें कोई लॉस होने वाला नहीं है, ठीक है। द वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड विद विच द बॉडी विल हिट द ग्राउंड, ठीक है, कितनी वेलोसिटी से बॉडी ग्राउंड पे नीचे हिट करेगी। अब देखिए बहुत आसान है, आपको पता है काइनेटिक एनर्जी तो ½ mv² होगी नीचे, और वो जितनी भी काइनेटिक एनर्जी उसके पास उस टाइम पे होगी जब हिट करने वाला होगा, वो सब किसने दी है, वही टोटल जो पोटेंशियल एनर्जी थी उसी से मिली है। तो दोनों को इक्वेट कर दीजिए आप, ठीक है। तो इक्वेट करेंगे तो एम एम कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से v² आ जाएगा 2gh, 2 × g 10 ले रहे हैं, और हाइट कितनी है, हाइट टोटल आप 15 रख दीजिए। तो ये कितना आ रहा है आपके पास, ये आएगा 300। तो जब रूट में लिखेंगे इसको तो आ जाएगा 10√3। तो ये आंसर हो गया सी ऑप्शन। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, अब तक क्वेश्चन सारे बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है। 14 क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, अ वुमन ड्रॉज वाटर फ्रॉम अ वेल यूजिंग अ फिक्स्ड पुली, द मास ऑफ द बकेट एंड द वाटर टुगेदर इज 10 kg, ठीक है। 10 kg का आपका मास दे रखा है दोनों का। फिर कह रहा है वुमन ने जो फोर्स लगाया है, ये एफर्ट हो गया आपका, ठीक है। तो ये एफर्ट हो गया, तो ये लोड हो गया, एफर्ट हो गया कितना, 200 न्यूटन का एफर्ट लगाया है, तो इसको भी न्यूटन में कन्वर्ट कर लीजिए, तो ये 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 100 न्यूटन का लोड था, 200 न्यूटन के एफर्ट से उठाया। मैकेनिकल एडवांटेज कितना आसान है, लोड अपॉन एफर्ट, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, लोड है आपका 1/2 यानी 0.5, ठीक है। डी ऑप्शन हो गया आपका सही। आगे चलते हैं, द सिंगल फिक्स्ड पुली इज यूज्ड बिकॉज, सिंगल फिक्स्ड पुली क्या करती है, आपको एक कन्वीनियंट डायरेक्शन में एक डायरेक्शन प्रोवाइड करती है, कन्वीनियंट डायरेक्शन प्रोवाइड करती है, तो नम स्पीड को मल्टीप्लाई करेगी ना एफर्ट को, ठीक है। और इट चेंजेस डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड एफर्ट कन्वीनियंटली, ठीक है, बिल्कुल सही है। 16 क्वेश्चन नंबर, देखिए यहाँ पे आपके साथ दो कंपाउंड पुली बनी हुई है, एक फिक्स पुली है, एक मूवेबल पुली है, ठीक है। तो वेलोसिटी रेशियो पूछ रहे हैं, तो आपको पता है इसका वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, 2 होता है, सबको याद होगा। आ गया था क्वेश्चन नंबर 17, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैथमेटिकल रिलेशन। देखिए फोर्स इंटू वेलोसिटी, फोर्स इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स इंटू वेलोसिटी, देखिए पावर का फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप इसको निकाल लेंगे, ड्राइव कर लेंगे, ठीक है। W/T होता है, W इज इक्वल टू क्या होता है, F/S होता है, ठीक है। ये देखिए, तो डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होता है, तो F/V, बहुत फेमस फॉर्मूला है, डायरेक्ट भी याद होगा काफी बच्चों को, ठीक है। मैं इसको इधर कर देता हूँ, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, फोर्स इंटू वेलोसिटी यानी डी, ठीक है। ये भी काफी बच्चों का सही हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 18, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विद रेस्पेक्ट टू एको डेप्थ साउंडिंग, ठीक है। एको डेप्थ साउंडिंग में साफ साफ दिख रहा है आपको, इंफ्रासोनिक नहीं यूज होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव नहीं, ठीक है। अल्ट्रासोनिक बिल्कुल सही है, अल्ट्रासोनिक आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 19, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायग्नोस्टिक मेथड यूज रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कौन यूज करते हैं, देखिए इकोकार्डियोग्राम, इको वर्ड ही दे रखा है आपको वहां पे, ठीक है, बहुत आसान था। क्वेश्चन नंबर 20, अ बॉय स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ वॉल प्रोड्यूसेस 2 व्हिसल पर सेकेंड, ठीक है। एक बॉय है, और फिगर बना लेंगे तो क्वेश्चन काफी आसान हो जाता है, ठीक है। एक बॉय है, वो खड़ा हुआ है वॉल के सामने, और एक
प्रोड्यूस कर रहा है 2 whistles per second। 2 whistles per second, एक सेकंड में कितनी विसल है? 2 whistle per second। तो एक विसल के लिए कितना हो जाएगा आपका? एक विसल के लिए हो जाएगा ये एक विसल के लिए हो जाएगा हाफ अ सेकेंड। ठीक है, हाफ अ सेकेंड हो गया आपका। फिर कह रहा है ही नोटिसेस दैट द साउंड ऑफ हिज विस्लिंग कॉन्साइड्स विद द इको। ठीक है, उसका जो विस्लिंग का साउंड है वो इको के साथ। इको कैसे होता है? इको में एक बार साउंड जाएगा यहाँ से, ठीक है, इस तरह से ये साउंड गया यहाँ, टकराया, और टकराने के बाद फिर वापस आया। ठीक है, तो ये जो जाना और आना है, ठीक है, इसमें एको एको प्रोड्यूस हो रहा है, यानी ऐसे साउंड जा रहा है और आ रहा है। तो जैसे ही साउंड टकरा के वापस उसके कानों तक पहुंचने वाला होता है, उसी टाइम पे वो दूसरा साउंड प्रोड्यूस कर देता है, विसल कर देता है। तो दोनों कॉन्साइड कर रहे हैं। द echo is heard only once when whistling is stopped। ठीक है, कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द बॉय एंड द वॉल। अब देखिए स्पीड दे रखी है, टाइम अभी हमने देखा कि 2 विसल के लिए 1 सेकंड है, तो एक के लिए जो एको वापस आएगी वहां से, उसमें कितना टाइम लगने वाला है? 0.5 सेकंड या हाफ सेकंड लगने वाला है। ठीक है, तो ये टाइम तो ये हो गया। और आपकी स्पीड कितनी दे रखी है? स्पीड दे रखी है 320। तो अब डिस्टेंस निकाल देंगे, आसान है, स्पीड इंटू टाइम से। तो ये कितना आ जाएगा? 320 इंटू हाफ। तो ये कितना हो गया? वैसे टाइम पूछ रहा था सबसे पहले, तो टाइम के लिए हमें हाफ अ सेकेंड, यानी आपका 0.5 सेकेंड हो गया आंसर। और दूसरा क्या? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस 320 का हाफ कितना होता है? 160। अब सब दिख रहा है। और अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? इफ द स्पीड ऑफ साउंड इज इंक्रीज बाय 16 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ साउंड 16 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज कर दिया, तो इसका मतलब कितनी हो गई? 336 मीटर पर सेकेंड हो गई। और बॉयज 4 मीटर दूर चला गया। अब ये देखिए 160 जो होगा, 160 जो यहाँ पे आंसर है गलत है, ये 160 तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2D लेते हैं ना आप, फॉर्मूला क्या लगाते हैं? 2D अपॉन V इज इक्वल टू T। तो यहाँ से हमने जब 2D की वैल्यू निकालेंगे तो 2D की वैल्यू 160 आएगी, तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 80 आ जाएगी। तो आंसर होगा इसमें 80। ठीक है, अब ये क्या बोल रहे हैं कि जो बॉय है वो 4 मीटर पीछे चला गया, यानी डिस्टेंस बढ़ गई। ठीक है, 4 मीटर पीछे चले गए, तो डिस्टेंस कितनी हो गई? 80 + 4, यानी 84 हो गई। तो अब क्या बोल रहे हैं कि हाउ मच टाइम विल ही हेयर द इको ऑफ द फर्स्ट विसल। बहुत आसान है, टाइम निकालना है आपको। 84 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा ये आपका? 336। ठीक है, 320 था और 16 मीटर पर सेकेंड से बढ़ा दिया गया है, तो कितना आंसर हो जाएगा आपका ये? सही किया हमने, कहीं गलती तो नहीं की? सही है। डिस्टेंस अच्छा हाँ, तो डिस्टेंस यहाँ पे क्या लेंगे आप? फॉर्मूले में फिर गलती हुई हमसे कि फॉर्मूले में डिस्टेंस हमें क्या करना है? डबल लेना है। तो डिस्टेंस डबल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका? 8 × 2। तो 2 से करेंगे तो ये आएगा 1, और 16 हो जाएगा, और 8। ठीक है, तो आपको साफ साफ दिख रहा है 16 5 होता है ये, लेकिन पूरा पूरा तो कैंसिल नहीं हो रहा, तो 5 समथिंग आएगा, 0.5 समथिंग। तो 0.5 समथिंग का एक ही ऑप्शन है आपके पास, ये ऑप्शन हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइमिंग्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ द विसल द एको कैन नॉट बी हर्ड। ठीक है, इसमें से एको कब नहीं? आपको पता है टाइमिंग के मामले में एको में दो साउंड्स के बीच में गैपिंग होनी चाहिए 1 सेकेंड की। क्लियर है? तो 1 सेकेंड की गैपिंग होनी चाहिए या उससे ज्यादा, मिनिमम 1 सेकेंड है। तो ये देखिए ये भी 1 सेकेंड से बड़ा है। ठीक है, तो इसमें भी आप, ये भी आंसर ऑप्शन नहीं हो सकता, ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है, एक ही हो सकता है। ठीक है, 1 से छोटा है। द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 एंड 800 इन वैक्यूम में सबकी बराबर होती है, 1:1, तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपको। ठीक है, 1 जूल 10⁻⁷ अर्ग। ठीक है, सबको याद होगा। क्वेश्चन नंबर 23, द लाइट बॉडी ए एंड अ हैवी बॉडी बी हैव द सेम मोमेंटम। ठीक है, लाइट बॉडी और हैवी बॉडी दोनों का मोमेंटम सेम है। ठीक है, पी ए बराबर पी बी है, लेकिन चूज अ करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। देखिए मोमेंटम सेम है, तो कह रहे हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में क्या रिलेशन होता है? काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में कैसा रिलेशन होता है? पी स्क्वायर डायरेक्टली रिलेटेड होता है पी के। ठीक है, आपको पता है पी स्क्वायर और के का ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, के इज इक्वल टू क्या होता है आपका? पी स्क्वायर अपॉन 2m। तो इसी से आया आपका पी स्क्वायर डायरेक्टली रिलेटेड टू के। अब बोल रहे हैं कि अगर मोमेंटम सेम है, अगर ये चीज कांस्टेंट हो गई, अब देखिए यहाँ से अगर ये चीज कांस्टेंट हो गई है, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी और मास के बीच में रिलेशन कैसा आ जाएगा? इन्वर्स से रिलेशन हो जाएगा। तो काइनेटिक, अब आप देखिए लाइट बॉडी और हैवी बॉडी, ठीक है, तो लाइट बॉडी है, अगर कोई लाइट बॉडी ए है, यानी मास ए का कम है मास बी से,
और इन दोनों का इनवर्स रिलेशन है, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी ए की ज़्यादा होगी इससे, काइनेटिक एनर्जी बी से। इतना आसान है अगर आप इस तरह से फॉर्मूले को से ये चीज़ें ड्राइव कर लेते हैं तो। ठीक है, इसको मैं इधर लिख देता हूँ, ये देखिए। ठीक है, अगर काइनेटिक एनर्जी और मास के बीच में इन्वर्स रिलेशन है, तो मास अगर किसी का कम है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा होगी। तो अब देखिए वही ऑप्शन हो जाएगा आंसर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए एंड बी विल बी सेम। गलत, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए इज ग्रेटर, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, बस यही आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। कह रहा है इफ द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ए एंड बी इज 5:2, काइनेटिक एनर्जी ए और बी का रेशियो है 5:2, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द मास रेशियो। आपको बताया था मास और काइनेटिक एनर्जी के बीच में इन्वर्स रिलेशन होता है, तो इन्वर्स होगा, तो मास ऑफ ए एंड मास ऑफ बी में 2:5 का रेशियो हो जाएगा। आसान है। Question number 24. The diagram below shows a ray of light traveling from air into a glass material as shown below. Answer the questions that follows. ठीक है, देखिए the angle of incidence at the surface AB, देखिए AB surface पे angle of incidence कितना होगा। angle of incidence के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, ये मैं नॉर्मल बना देता हूँ, ये हो गया नॉर्मल। और ये वाला एंगल पूछ रहा है आपसे, तो ये टोटल तो 90 है आपका, ये दिख रहा है, ये 90 है, तो ये कितना होगा 47 हो जाएगा। 90 माइनस 43, 47 आंसर हो गया आपका। आगे पूछ रहा है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। द स्पीड ऑफ लाइट एट द कर्व्ड सरफेस एडी डज नॉट चेंज वाइल एंटरिंग द ब्लॉक। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट चेंज होगी क्योंकि वो ग्लास है। ठीक है, तो गलत है, स्पीड ऑफ लाइट तो चेंज होगी। फिर बोल रहे हैं द रे एट द सरफेस एडी इज नॉट ट्रेवलिंग, द रे एट द सरफेस एडी इज नॉट ट्रेवलिंग अलॉन्ग द रेडियस ऑफ द कर्व्ड पाथ। देखिए रेडियस के अलॉन्ग ट्रेवल कर रही है या नहीं, ये कैसे पता करेंगे, ये पता करेंगे डेविएशन देख के। आपको यहाँ पे कोई डेविएशन दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। देखिए रे बिल्कुल सीधी जा रही है, तो सीधी रे कब जाती है, हालांकि हम जानते हैं कि वहाँ पे मीडियम चेंज हो रहा है, उसके बाद भी रे कब सीधी जा रही है विदाउट डेविएशन जाती है, जब नॉर्मल इंसिडेंस होता है। ठीक है, आप सबने पढ़ा होगा जब नॉर्मल इंसिडेंस होता है तभी ऐसा होता है। तो ये नॉर्मली इंसिडेंट कर रहे हैं। अब अगर कर्व्ड पाथ पे कोई नॉर्मल इंसिडेंस हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, अगर कर्व्ड पाथ पे कोई नॉर्मल इंसिडेंस हो रहा है तो कर्व्ड पाथ पे नॉर्मल इंसिडेंस कब होगा, तब कर्व पाथ पे जो रेडियस होती है आपकी या डायमीटर होता है वही परपेंडिकुलर होता है उसके टेंजेंट के, या कह सकते हैं कि आपकी सर्कमफेरेंस के परपेंडिकुलर लाइन सिर्फ और सिर्फ रेडियस वाली ही लाइन होती है, या वो लाइन जो रेडियस से होकर जा रही हो या सेंटर से होकर जा रही हो। क्लियर है। तो नॉर्मल इंसिडेंस जब भी कराया जाएगा कर्व सरफेस पे, तो वो अगर उसको आगे प्रोड्यूस करेंगे तो वो रेडियस के थ्रू ही जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, द रे एट द सर्फेस एडी इज नॉट ट्रेवलिंग, बिल्कुल ट्रेवल कर रही होगी, ये भी गलत है। द रे एट द सर्फेस एडी इज ट्रेवलिंग अलॉन्ग द रेडियस, बिल्कुल सही बात है, यही आंसर होगा। ठीक है, ये बोले लाइट नेवर रिफ्रैक्ट्स व्हेन इट एंटर्स अ कर्व पाथ। ठीक है, ये गलत है। द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट ऑन द सरफेस बीसी, बीसी सरफेस पे पूछ रहे हैं, चलिए बीसी सरफेस देखते हैं। ये देखिए ये आपका बीसी सरफेस है, इस पे एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना है आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ करिए। ये वाला पूछ रहे हैं, ये कैसे निकालें। अब देखिए ये 47 निकाला था हमने, तो ये भी 47 होगा, और ये तो 90 है, तो ये 90 है, तो ये कितना आएगा, ऑब्वियस सी बात है 90 माइनस 47, जो कि क्या था पहले ही 43 हमें पता है, तो ये 43 हो जाएगा आपका, ये आंसर हो गया 43। क्रिटिकल एंगल ऑफ दिस मटेरियल ऑफ ग्लास, क्रिटिकल एंगल देखिए यहाँ पे, क्रिटिकल एंगल क्या होगा, फाइनली क्या हो रहा है, फाइनली देखते हैं यहाँ पे हो क्या रहा है। देखिए ये लाइट रे यहाँ से आती है, ठीक है, इसके बाद ये इंटरनली रिफ्लेक्ट होती है, और उसके बाद ये देखिए सरफेस के अलोंग निकल जाती है ग्रेज करते हुए, ग्रेजिंग इमरजेंस जिसको बोलते हैं। ग्रेजिंग इमरजेंस कब होता है, ग्रेजिंग इमरजेंस कब होता है, जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना बन रहा हो, जब 90 डिग्री बन रहा होगा ये, तो ग्रेजिंग इमरजेंस होगा। तो ये जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे ऐसा हो रहा होगा वही क्रिटिकल एंगल बन जाएगा। ठीक है, तो इससे अगर आप और ज्यादा आगे बढ़ाएंगे उस एंगल को, तो फिर ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे कितना आ रहा था, अभी हमने पीछे निकाला 43 आ रहा था, तो जो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस था उसी पे ग्रेजिंग इमरजेंस हो रहा है, तो वही क्रिटिकल एंगल है। अगर आप उससे थोड़ा ज्यादा बढ़ाएंगे 43 पॉइंट समथिंग करेंगे, तो ये फिर क्या होने लगेगा, इंटरनल रिफ्लेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका 43। आगे चलते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है, पूछ रहा है डायग्राम एक दिखाया हुआ है आपको, राइट एंगल प्रिज्म ऑफ क्रिटिकल एंगल 42 है। ठीक है, एंगल सी ऑफ द प्रिज्म, ये एंगल आपसे पूछ रहा है। ये एंगल निकालना बहुत आसान है, आप ये वाला एंगल अगर निकाल दें तो ये 90 डिग्री, तो ये पता चल जाएगा आपको। तो आंसर आपको पता है कितना होने वाला है, यहाँ से देखिए ये 30 है भाई, ये 60 है तो ये 30 हो गया, ये 30 है तो ये कितना होगा, ये 60 होगा। अब बड़े वाले ट्रायंगल में आ जाइए, बड़े वाले ट्रायंगल में इसमें आ जाते हैं,
इसमें देखिए ये 60, ये 90, तो ये कितना हो जाएगा 30। बहुत आसान है, बहुत तरीके हैं करने के, बहुत जल्दी भी कर सकते हैं आप। ठीक है, 30 डिग्री आंसर हो गया आपका। फिर क्वेश्चन पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम शोज द करेक्ट पाथ ऑफ दिस रे टिल इट इमर्जेस आउट ऑफ द प्रिज्म। ठीक है, करेक्ट पाथ क्या है, ये देखिए यहाँ पे ये 60 है तो ये भी 60 होना चाहिए, लेकिन ये 60 नहीं लग रहा है। ठीक है, गलत गलत है। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये 60 है, हाँ ये तो 60 लग रहा है, और उसके बाद ये इमरजेंस भी सही दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए अवे फ्रॉम द नॉर्मल जा रहा है, जाना भी चाहिए, तो ये पॉसिबल हो सकता है सही। सी देख लेते हैं, सी तो गलत है, क्योंकि ये 60 है और मोर देन क्रिटिकल एंगल है, तो फिर TIR होगा, ये गलत है। यहाँ पे देखिए ये भी गलत दिखा दिया आपको। ये जब रेयरर मीडियम में जाएगा तो टुवर्ड्स द नॉर्मल कैसे बेंड कर जाएगा, ये भी गलत है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान पेपर आया था, और आई एम श्योर कि काफ़ी बच्चे इसमें 40 आउट ऑफ 40 स्कोर करने वाले हैं। ओके, तो ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट एग्जाम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।